हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर कमेंट करके जो भी सब्जेक्ट हैं जिनके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल से रिलेटेड हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं, जो भी कमेंट करेंगे दोस्तों, तो हम उनके ऊपर वीडियोज़ लेके आएँगे और जिनकी कमेंट्स की छात्र संख्या ज़्यादा होगी, उसी पर हम काम करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, मैंने देखा कि कमेंट बॉक्स में जो हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, उनकी कमेंट्स ज़्यादा थीं और उनका कहना था कि सर, सबसे पहले हमें साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कराइए जिससे कि हम अच्छे मार्क्स के साथ हाई स्कूल में अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सबसे पहले हाई स्कूल की विज्ञान। तो विज्ञान को तो आप सभी जानते हैं, साइंस बोलते हैं। इसमें भी सबसे पहला हमारा चैप्टर पड़ता है जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बोल दें तो रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर आपका पड़ता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आपका पहला चैप्टर है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके अध्याय की रूपरेखा के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा रूपरेखा में आएगा इसका परिचय। परिचय के बाद में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण पर। फिर उसके बाद में बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसके बाद क्या आपके दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, अध्ययन का सारांश और फिर उसके बाद अभ्यास। तो दोस्तों, पहले हमारा जो इसमें हमने जो रूपरेखा में जिस पे हम वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम काम करेंगे परिचय, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और क्या आपके दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। तो इन सारी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। परिचय। परिचय आप जानते हैं कि परिचय को इंग्लिश में जो बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पे ही हम बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे ये जो जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है हमारे चारों ओर घटित निम्नलिखित दैनिक परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और बिना विचार किए क्या होता है जब। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब, जैसे पहला पॉइंट है कि गर्मी के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। तो अब जैसे इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को हम खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, गर्मियों में ज़्यादातर मोस्टली जब हमारा टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जानते भी होंगे, उनका भी कहना यही होगा कि दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा या जम जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, है ना। अब जैसे दूसरा पॉइंट है कि लोहे के बर्तन, कढ़ाई, तवा, तसला, कील को नमी युक्त वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं, जहाँ नमी होगी वहाँ क्या होगी, लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है ना। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब हुआ कि जो पदार्थ एक बार अपनी रूपरेखा गुणधर्म चेंज कर लेते हैं, वो फिर अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकते। तो वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना बच्चों। जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो जो हमने सांस छोड़ दी, वो सांस क्या फिर वापस हम अंदर ले जा सकते हैं ना, नहीं ले जा सकते। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। या हमारे शरीर में जो भोजन पचता है, क्या पुनः फिर वो उसी स्थिति में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि वो भोजन हमारा बॉडी पार्ट से मल के थ्रू, मतलब जो मल होता है वो उसका रूप लेके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जो भी उसमें हमारा भोजन से जो हमें एनर्जी एब्जॉर्ब जो हमारी बॉडी करती है, वो हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में रह जाती हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं।
इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है ना। जैसा मैंने बताया था कि कुछ न कुछ अंतर जरूर हो जाएगा जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। पदार्थ के भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो उनको मैं वन लाइनर बता ही देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें पदार्थ क्या है, एक बार से पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। उसके जो भी गुण चेंज होंगे तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। जैसे मान लीजिए पानी और बर्फ। पानी को अगर हम ठंडा करते जाएं तो बर्फ का रूप ले लेता है, और बर्फ को अगर पिघलाएं तो पानी का रूप ले लेती है। तो ये आपका क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, एक बार पदार्थ अगर उसमें परिवर्तन होता है तो वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। इस प्रकार की घटनाओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। प्रस्तुत अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। तो आइए दोस्तों बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ये वन लाइनर परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। एक सारांश टाइप में इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आगे भी लेके आऊँगा, जो वन शॉट मतलब आपकी शॉर्ट वीडियो के रूप में होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी वो, मतलब तो उसे मैं डालूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप देख लीजिए। तो अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, वह अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर, वह अभिक्रिया जिसमें एक नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपका जब हम दूध को जमाते हैं तो दूध का जब दही बनता है तो दही में देखा होगा दही खट्टा होता है, तो उसका गुण धर्म यानी जो भी उसका गुण है वो चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ, पर दही को पुनः फिर हम दूध की अवस्था में नहीं ला सकते। तो क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक परिवर्तनों का होना आवश्यक होता है। इन अभिक्रियाओं के दौरान अभिकारी पदार्थ के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है और पूर्णतः भिन्न गुण धर्मों वाले नए पदार्थ बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। रासायनिक अभिक्रिया के पुराने रासायनिक आबंधों का टूटना जो अभिकारी पदार्थ के परमाणुओं के बीच उपस्थित होते हैं और बाद में नए पदार्थों के पुनर्व्यवस्थित परमाणुओं के बीच नए रासायनिक आबंधों का बनना सम्मिलित होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणुओं का किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं में परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की केवल पुनर्व्यवस्था होती है। एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की कैसी व्यवस्था होती है, तो पुनर्व्यवस्था होती है, परिवर्तन नहीं होता है। अब परिवर्तन किस में होता है, उसके गुणों में, है ना। तो अब बात करेंगे कि अभिकारक क्या होता है ना। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहे हैं, दूध दही मक्खन जो भी है, ठीक है ना, वो क्या है, अभिकारक है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि अभिकारक क्या होता है, ठीक है, या आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि अभिकारक, इसमें से अभिकारक कौन सा है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, बिना समय गवाए आगे बात करते हैं। अब पूछा जाएगा आपको उत्पाद क्या होता है।
तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया, एक बात बताओ, दूध और दही, तो दूध और दही में अभिकारक कौन सा है ना, और उत्पाद कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी का कहना यही होगा कि सर अभिकारक हमारा दूध हुआ और दूध के बाद में जो नया पदार्थ बना दही, तो वो हमारा उत्पाद हुआ। ठीक है, चलिए आगे बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पादकों में रूपांतरण होता है। इस प्रकार नए उत्पादकों के गुणधर्म अभिकारकों के गुणधर्मों में पूर्णतया भिन्न होते हैं। उदाहरण आपको बताया जाए, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि मैग्नीशियम की एक चमकीली श्वेत धातु या मैग्नीशियम एक चमकीली श्वेत धातु है तथा प्रयोगशाला में मैग्नीशियम रिविन या तार के रूप में उपलब्ध होती है। जब मैग्नीशियम रिविन को ज्वाला में जलाया जाता है तब यह चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ वायु में जलता है। इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक सफेद चूर्ण बनता है। वास्तव में गर्म करने पर मैग्नीशियम वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोजन या अभिक्रिया करता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, एक इक्वेशन है आपको दिखा देते हैं। मैग्नीशियम जो आप रिविन था, फिर वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, गर्म करने पर आपका क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण, है ना। तो उपयुक्त उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें मैग्नीशियम व ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की दोनों की क्रिया हुई है तो क्या है, वो अभिकारक हैं तथा केवल एक उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी एक नया जो पदार्थ बना, इन दोनों से मिलकर एक जो नया पदार्थ बना क्या हो गया, उत्पाद हो गया। जैसे मैंने दूध का दही से बनना बताया है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणधर्म मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के अभिकारकों के गुणधर्म से पूर्णतः भिन्न है, जबकि बना इन्हीं से है, फिर भी क्या है, वो भिन्न हो गया। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, आइए बात करते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पादों में रूपांतरण सामान्यतः कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है जिन्हें सरलता से प्रेक्षित किया जा सकता है। ये विशिष्टताएं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं या अग्रलिखित हैं, आगे देखते हैं क्या है। जैसे गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, है ना, ये आपके क्या हैं, अभिलक्षण है। अगर दोस्तों कोई भी डाउट्स है या कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर अलग से छोटी छोटी वीडियो बना के आपको समझा देंगे। दोस्तों झिझकने की या शर्माने की कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में खुल के कमेंट करिएगा। और जिस भी स्टूडेंट्स को कुछ जो सब बात समझ में नहीं आ रही तो उसका हम नाम नहीं लेंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अरे सर कहीं ऐसा नहीं हमारा नाम ले देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। बस आपको दिल खोल के बताना है कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रही है, उस पर हम नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। और आपको जो भी बच्चे डीप पढ़ना चाह रहे हैं, डीपली जाना चाह रहे हैं, तो उन्हें हम डीपली भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गैस का निकलना क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है। उदाहरण दानेदार जिंक की अभिक्रिया तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले गैस के रूप में विलयन से पृथक होते हैं, है ना। अब किसी चीज में से गैस निकल रही है
उसके रूप में बताया है। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया कि दानेदार जो जिंक होती है ना, तो दानेदार जिंक की जो अभिक्रिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के क्या होता है, बुलबुले उठने लग जाते हैं। दूसरा नंबर है आपका अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ यानी उत्पाद होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अविलक्षित होती हैं। उदाहरण, जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन से मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। ठीक है दोस्तों, आपका तीसरा नंबर है रंग में परिवर्तन। अब कहोगे रंग में सर कैसे परिवर्तन होता है, तो ये किताब के माध्यम से ही हम जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के रंग में परिवर्तन द्वारा कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तित द्वारा अवलक्षित होती हैं। उदाहरण, जब ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी या जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। नंबर 4, ताप में परिवर्तन होना। ताप में परिवर्तित कैसे होता है? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के द्वारा अवलक्षित होती हैं। उदाहरण, जब बिना बुझा चूना जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। नंबर 5 दोस्तों, ये आगे मैं इस पे एक प्रयोगात्मक क्रियाकलाप है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं नंबर 5, अवस्था में परिवर्तन होना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन द्वारा अविलक्षित होती हैं। उदाहरणार्थ, जब मोम को जलाया जाता है तो वो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है जबकि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्रवित तथा गैस हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या भली बात समझ में आई होंगी। कुछ क्रियाकलाप आगे करेंगे। इन क्रियाकलापों की सहायता से हमें रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उसके अभिलक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब दोस्तों, पर्याप्त सामग्री नहीं है बट मैं आपको किताब के माध्यम से समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं दोस्तों, उन्हें याद करना ना भूलें। अगर आपको कोई जो परिभाषा है वो याद नहीं हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा और उसकी मैं नई वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आगे भी मतलब मैं डाल दूंगा तो सारे स्टूडेंट्सों के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जो भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने बेल आइकन को ऑल से सिलेक्ट करके सारी वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एक क्रियाकलाप छोटा सा बात करते हैं। इसका जो उद्देश्य है रासायनिक अभिक्रिया के होने का अध्ययन करना। इसमें आवश्यक सामग्री किस किस चीज़ की जो ज़रूरत है वो बताई जाएगी। तो इसमें मैग्नीशियम रेविन और टॉक्स बर्नर, सेफ्टी ग्लास, वॉच ग्लास आदि। क्रियाविधि क्या है? नोट, यह क्रियाकलाप छात्रों को चश्मा पहनकर
अध्यापक की देख रेख में करना चाहिए। दोस्तों अकेले मत करना। जो भी आपके स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ आपकी प्रयोगशालाएं होती हैं, उसमें प्रयोग कराए जाते हैं, तो अपने टीचर्स के सामने ही करने हैं। बट मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, इससे आपको आधी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आधी क्या, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कहीं डाउट होता है तो दोबारा पूछ लीजिएगा। यह तो दोस्तों इसकी जो क्रिया विधि है, यह नोट डाउन में जो लिखा हुआ है, यह क्रियाकलाप छात्रों को चश्मा पहनकर अध्यापक की देख रेख में करना चाहिए। नंबर 1, मैग्नीशियम का लगभग 2 सेमी लंबा टुकड़ा लेकर उसमें रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। नंबर 2, मैग्नीशियम के टुकड़े को टास्क से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर पर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं या दहन करना, जैसे साइंस की भाषा में बोलते हैं। इसके द्वारा प्राप्त राख को वॉच ग्लास में एकत्रित कर लेते हैं, जैसा कि चित्र नंबर 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम का एक टुकड़े को जलाते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखना चाहिए। जैसा दोस्तों बताया, चश्मा पहनकर तो इससे आई साइड पे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ये चित्र में भली भांति दर्शाया गया है कि किस तरीके से ये करना है। इसे तो दोस्तों आप भी पढ़ सकते हो। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत सर खींच रहे हैं, तो मैं बिना समय गवाए मैं आपसे यही कहूँगा कि इसे तो आप भी किताब से पढ़ सकते हो, और अगर कोई डाउट हो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो दे दूँगा, क्योंकि ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। ये आपके उसमें क्या बोलते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा में आता है, जो कि आपके प्रयोगात्मक एग्ज़ाम तो स्कूल से ही हो जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो एग्ज़ाम आपका जो बोर्ड से रिलेटेड है वो होगा। तो दोस्तों मैं इसे स्किप करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़ाऊँ या इसके क्रियाकलाप कराऊँ तो कमेंट करना, मैं इसे ये भी पढ़ा दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपके फ़ायदे वाली ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हमारे पास ओनली 2 ही महीने बचे हैं, जिससे कि हम इसमें ताबड़तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ें। और इसीलिए इससे यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने छोटे छोटे बड़े भाई बहनों को भी सजेस्ट करें कि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अपने छोटे छोटे जो भी भाई बहन हैं, जो भी 9th में हैं, जो हाई स्कूल में नेक्स्ट ईयर आएंगे, उन्हें भी सब्सक्राइब करा दें, जिससे कि वो आगे हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड बाय।